ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो इतना ज़्यादा मतलब कार्तीय तल और बिंदुओं के निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को मैं इतना बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि जिनको मैथ्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ना, मतलब एकदम क्लूलेस जो होते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे लगता है वो क्वेश्चन मैं जितना अच्छे तरीके से बता सकता हूँ उतना अच्छे तरीके से शायद ही कोई बताता होगा। तो आप लोग उस वीडियो को देख के, मतलब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देख के ज़रूर बताना कि क्या मुझे सही लगता है या फिर वैसे ऐसे ही हवा में कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 के मैथमेटिक्स जो 9th 10th के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आया था ना, उसके जनरल पेपर तो ख़त्म, अब मेन पेपर के जो 80 क्वेश्चन हैं उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरुआत करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा हमें मिल गया है, लेकिन तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, दोनों एक से अधिक, या फिर कुछ नहीं? तो सीधी सी बात है, इसका डायरेक्ट आंसर ही होना चाहिए कि अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आयतन बदलता नहीं है, ठीक है। समझने की बात हो, कैसे समझोगे? तो जैसे मान लो कि कोई गेंद है, ठोस गेंद है, लोहे की गेंद है। अब इसको पिघला के हम डिब्बा बना दें, अगर इस तरह से घन बना दें, तो जितने मटेरियल से ये बना था, आयतन तो वही होता ना, जितने मटेरियल से ये गेंद हमारा बना था उतना ही मटेरियल तो इसमें भी लगा, तो दोनों का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो तो अपरिवर्तित रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो इसी वजह से आयतन अपरिवर्तित रहेगा। यही आसान सा क्वेश्चन था और इसीलिए मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन लिए। तो चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे। क्या होता है ये बिंदु, क्या होता है ये कार्तीय तल, क्यों हमारा माथा खराब करता है ये? तो इसी को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ध्यान देना, आपसे मतलब वीडियो लंबी हो सकती है तो इसको आप एडजस्ट करो, समझने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहली चीज़ ये इमेजिन करो कि आपको 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 19, 19 के बाद 20, ये आगे बढ़ता चला जाता है। ये आगे कहाँ तक बढ़ता जाता है? इनफाइनाइट तक, अनंत तक बढ़ता जाता है। ये रिवर्स भी होता है। अच्छा, अगर मान लो मैं कहीं एक बिंदु बना देता हूँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि ये बिंदु जो है 18 नंबर पे है, तो इसके बाद वाली बिंदु कितना हो सकती है? 18 से ज़्यादा होगी। अगर दाईं तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा होगी, 18.1 भी हो सकती है, 18.11 भी हो सकती है, 18.111 भी हो सकती है। बहुत सारी अनंत, अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं हो जाती हैं यहाँ पे। तो ये बढ़ता जाता है कहाँ पे? तो ये होता है हमारा संख्या रेखा पे, जो हमने बचपन में पढ़ा था। याद आया कुछ संख्या रेखा? जो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं जब संख्या रेखा को, तो वो 0 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 करके आगे बढ़ता रहता था। और हम जानते हैं ये कहाँ तक आगे बढ़ता था, तो इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा करता था। और किसी भी बिंदु पे, संख्या रेखा पे कहीं भी हम ऐसे करके बिंदु अगर बना देते हैं तो उस बिंदु का कोई ना कोई मान होता था, फिर चाहे वो ये प्राकृतिक संख्या के रूप में हो या फिर दशमलव में हो या फिर जैसे भी हो, कुछ ना कुछ मान तो उस बिंदु का होता था कि नहीं। अब जब हमने क्लास को आगे बढ़ाया, क्लास हमारा जब आगे बढ़ा, तो क्लास आगे बढ़ने के बाद हमें पता चला कि संख्या रेखा पे 0 से स्टार्ट नहीं होता। 0 तो संख्या रेखा के बीच में होता है, 0 संख्या रेखा के बीच में होता है। अच्छा, ये बताओ संख्या रेखा है कहाँ पे? तो संख्या रेखा कहीं पे भी नहीं है, वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अपने सुविधानुसार बोर्ड पे, कॉपी पे, कहीं पे भी बनाते रहते हैं। 0 बीच में होता है और दाईं तरफ बढ़ते हैं जब हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाईं तरफ जब बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4, इसमें भी कहाँ तक आगे बढ़ते हैं? तो माइनस अनंत तक आगे इसमें भी बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया संख्या रेखा की बात। किसी भी बिंदु को हम पकड़ेंगे तो उस बिंदु का कोई ना कोई मान होगा। वो संख्या रेखा पे उपस्थित किसी भी बिंदु को हम अगर पिक करते हैं बिंदु को, तो इस बिंदु का कोई ना कोई अंक इस बिंदु को निरूपित कर रहा है ना। तो जब यही संख्या रेखा, अब यहाँ पे संख्या रेखा के ऊपर हम किसी भी बिंदु को बना रहे हैं तो वो किसी न किसी संख्या को निरूपित कर रहा है। अगर संख्या रेखा के ऊपर मैंने एक बिंदु बनाया और अब बताओ भाई इसका कौन सा वैल्यू होगा, तो हम यहाँ से 0 से आगे बढ़ के 1 2 तक का तो हम बता देते कि हाँ ये 2 नंबर पे है, लेकिन ये ऊपर भी गया तो इसको बताएगा कौन? तो इसको बताने के लिए हमने संख्या रेखा को कार्तीय
तल में विभाजित किया। कार्तीय तल में कैसे विभाजित किया, तो अब हमारे पास जो संख्या रेखा है वो 2 अक्षों में विभाजित हो गया है। पहला अक्ष ऐसा, जिसको हम लोग वही संख्या रेखा है जिस पे हमारा 0 बीच में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में, और इसी तरह से रहता है, बीच में 0 रहता है। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। लेकिन ऊपर और नीचे के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसी वजह से हम एक और लाइन इस तरह से खींचते हैं, और ये भी ये जो लाइन होती है हमारी, ये होती है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। और अब यहाँ पे हम कहीं भी कोई भी बिंदु बनाएंगे, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखो एक्स अक्ष का 0 यहाँ पे बीच में पकड़ मिलता है, वाई अक्ष का जो 0 होता है वो भी बीच में ही मिलता है। तो अब बीच वाला जो बिंदु हो गया, इस बिंदु का एक कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, उसी नंबर को हम लोग निर्देशांक के रूप में जानते हैं। तो निर्देशांक इस बिंदु का क्या, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं, और इसका निर्देशांक जो होता है वो होता है 0 और 0, 0 0 कॉमा करके हम लिखते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक 0 0 क्यों होता है, क्योंकि एक्स अक्ष का भी 0 यहीं पे होता है और वाई अक्ष का भी 0 यहीं पे होता है। एक्स अक्ष के बारे में, संख्या रेखा के बारे में हम पहले से जानते थे कि 0 के दाईं तरफ जाने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहाँ तक बढ़ता चला जाएगा, अनंत तक। बाईं तरफ जब जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, कहाँ तक, ये भी अनंत तक माइनस में चला जाएगा। जब वाई अक्ष को देखते हैं तो वाई अक्ष के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर जाएंगे तो अनंत पे पहुंच जाएंगे, नीचे आते हैं तो माइनस में आता है हमारा, तो 1 माइनस में -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, नीचे और जाएंगे तो अनंत पे ख़त्म होगा माइनस में। तो ये यहाँ से अब हम किसी भी, कहीं पे भी, कोई भी, ये पूरा हमारा हो गया कार्य तल। अब कोई भी बिंदु होगा ना, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक बिंदु बना दूँ तो इस बिंदु का भी कोई निर्देशांक होगा, और इस निर्देशांक को हम कैसे पता करके बताएंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे कि पहले ये एक्स अक्ष से कितना दूर है, ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से दूरी कैसे नापते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 दूर था। तो ये 7 हमने वाई अक्ष पे काउंट किया ना, तो इसका जो दूसरा, एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को बाद में लिखते हैं, तो वाई अक्ष से कितना दूर था इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 मान के चलते हैं, क्योंकि हम चित्र बना रहे हैं तो चित्र, कच्चा चित्र, तो मान के चलते हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक्स वाई अक्ष से जब हमने यहाँ एक्स अक्ष पे देखा तो एक्स निर्देशांक कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक होगा, एक्स वाले को पहले लिखते हैं 6 और वाई वाले को बाद में लिखते हैं 7, और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 6 और 7। तो इसी तरीके से हम सभी बिंदुओं का, जो भी बिंदु हम ऐसे करके आंख बंद करके कहीं भी बिंदु बना देंगे तो इस बिंदु का भी कोई निर्देशांक होगा। अब जैसे यहाँ पे बिंदु बन गया तो मान लो इसको इससे मिलाते हैं, तो ये चूंकि एक्स अक्ष पे 6 है ना, वाई अक्ष से 6 इकाई दूर है, तो इसका पहला निर्देशांक में 6 लिखेंगे। उसके बाद वाई एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 ही है। तो अब ये नीचे आया है ना, तो नीचे आया तो इसका निर्देशांक -6 हो जाएगा। तो 6 -6, वाई अक्ष से 6 गिना हमने तो -6, क्योंकि नीचे आया इसलिए माइनस में है। ठीक, और अगर ऊपर जाता तो प्लस में, बाएं आ जाएगा। जैसे मान लो कि इधर दोनों प्लस में आना, तो इधर अगर हम लिखते हैं तो एक्स अक्ष वाला इधर माइनस में होता है। तो अब जैसे इसी बिंदु को देख लेते हैं, नीचे कर रहे हैं, यहाँ पे लगभग, इधर मिला लो यहाँ पे लगभग, तो यहाँ का तो हमें पता है कि कितना है, 7 है। यहाँ का कितना है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -9 क्यों, क्योंकि एक्स पे हमने माइनस वाले को गिना है और 9 तक आया था। और उसके बाद दूसरा निर्देशांक वाई वाले पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -9, 7। तो इसमें हमने देखा कि ये माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जब अगर हम कोई बिंदु बनाते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने बिंदु बना दिया, तो ये हो गया हमारा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये एक्स वाला भी माइनस में होगा, वाई वाला भी माइनस में होगा। गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4, तो ये -4, और यहाँ से 1 2 3 4, तो ये भी -4, दोनों माइनस में रहता है इस वाले कॉलम में। ठीक है,
इतना होने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि निर्देशांक बिंदु तो आपको समझ में आ गया ना कि बिंदु क्या होता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और सी मतलब ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं त्रिभुज निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक से त्रिभुज पे पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सूत्र भी याद रखना पड़ सकता है, लेकिन बिना सूत्र याद रखे मैं आपको डायरेक्ट इसी पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना और समझना आप लोग, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ पहले थोड़ा सा। सबसे पहले ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 1, -1। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है तो 3, -4 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है हमारा 5, -7। अब ए के निर्देशांक को ढूंढो। ए का निर्देशांक 1, -1 तो एक्स अक्ष पे पहले 1 जाएंगे तो एक्स अक्ष पे 1 यहाँ आता है, वाई अक्ष पे -1 जाएंगे तो वाई अक्ष से मतलब इस वाले लाइन पे +1 ऊपर में लेकिन -1 नीचे में, यानी कि 1 और -1 कहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे। तो यहाँ से मूल बिंदु को हटा देते हैं, मूल बिंदु को बना देते हैं हम ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मूल बिंदु इसके लिए है। अब यहाँ पे एक बिंदु बना हमारा जो है ए। क्यों ए? क्योंकि x से 1 और y से -1 अगर +1 होता तो ये बिंदु यहाँ पे बन जाता 1 और 1 का, ठीक है, लेकिन 1 और -1 का इसलिए यहाँ पे बन रहा है। तो ए तो मिल गया हमें। बी का चाहिए निर्देशांक 3, -4 तो बी के लिए 3 x अक्ष पे 3 चाहिए तो x अक्ष पे 3 देखो 1 2 3 यहाँ पे मिला, और y अक्ष पे -4 चाहिए तो 1 2 3 4, यानी कि ये दोनों बिंदु कहाँ पे जाके मिलोगे, यहाँ पे। ये देखो इस तरह से आप, है ना, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बिंदु को कहेंगे हम B और इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3, -4 क्योंकि हमने नाप के बना लिया है। अब आते हैं C पे। C हमारा 5 और -7, तो 5 और -7 है तो 5 को ढूंढो, ये 4 था ही, फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारा, और चाहिए हमें -7 भी, तो यहाँ पे -7 भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है और नीचे है तो माइनस में होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इसको नीचे उतारते हैं थोड़ा सा, और ये दोनों जहाँ पे मिल गए वो बन गया हमारा C। अब आप देखो बिंदु A, B और C, इसको हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। A से B को मिला दिया, B से C को मिला दिया, और अब A से C को मिलाओ तो A से C को मिला दिया, और ये हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। बन के तैयार हो गया ना? नहीं बना? अरे नहीं बना, इसका मतलब कि त्रिभुज नहीं बनेगा। और इसका जो ऑप्शन दिया है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जब त्रिभुज बना ही नहीं तो समद्विबाहु, समबाहु और समकोण क्या करेगा? एक तीनों गलत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हो मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस तरह से बोल दिया था, समझ में आने वाली बात को लेके उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर मैं नहीं बता सकता, बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है। अब एक और तरीका से हम समझ लेते हैं। क्या हम एग्ज़ाम में बैठ के ऐसे चित्र तो नहीं बनाएंगे? एग्ज़ाम में हम बैठे हैं तो इस तरह से चित्र बनाएंगे क्या इतना बड़ा सा? हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी भी इस काम को कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन चित्र बनाने से बेहतर तरीका हमारे पास क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने वाला। तो वो वाला तरीका भी सीख लेते हैं, क्योंकि अब ये वाला तरीका अगर समझ में आ गया तो वो तरीका भी देख ही लेते हैं ना। मैंने तो पहले ही बोला था वीडियो लंबी हो सकती है, एडजस्ट करना आप लोग। तो चलो एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी। तो देखो बीच की दूरी का सूत्र होता है D बराबर √(x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये x1 y1 है क्या, x2 y2 है क्या? तो अगर हमें a और b के बीच की दूरी पता करनी है तो a और b के लिए x1 x2 y1 y2, और b और a के बीच की दूरी के लिए x1 x2 y1 y2। कहने का मतलब ये कि x1 आप इसको मानते हो तो x2 इसको मानना पड़ेगा, और x1 इसको मानते हो तो x2 इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन को अप्लाई कर देते हैं हम लोग। x1 में से x2 घटाना है, यानी 1 में से 3 को घटाना है, तो 1 में से 3 घटाएंगे आएगा -2, और -2 का स्क्वायर करना होगा, प्लस -1 में से -4 को घटाएंगे तो -1 में से -4 घटाएंगे तो आपको पता है क्या होगा? नहीं पता है क्या? -1 में से -4 को घटा दो तो आ जाएगा भाई हमारा -3 या 3 आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है,
कैसे आया वो अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि घटाव है, आपको प्लस माइनस का घटाव तो आता ही होगा। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों को जोड़ देंगे तो रूट में 13। तो ए और बी के बीच की दूरी आ गई हमारी 13, तो ए बी बराबर 13 हम यहीं पे लिख लेते हैं रूट में। ठीक, अब आते हैं ए बी के बाद बी और सी के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं, है ना। तो बी और सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो x1 में से x2 घटाएंगे, यानी 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब y1 में से y2 को घटाएंगे, यानी -4 में से -7 घटाएंगे। उस टाइम पे नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। -4 में से -7 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो -4 माइनस प्लस 7, ठीक है। अब -4 + 7 क्या होगा, हमारा 3 होगा। क्यों, क्योंकि 7 प्लस में 4 माइनस में, 7 में 4 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि ये होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, उस टाइम पे नहीं बताया था, अभी बता दिया। उम्मीद करता हूँ परेशानी नहीं रही होगी किसी तरह की। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, BC बराबर हो गया हमारा 9 4 13 रूट में। तो BC बराबर √13। अब ध्यान देना यहाँ पे आप लोग ये कि AB भी √13, BC भी √13, और इस तरह से इसकी इस त्रिभुज की त्रिभुज ABC अगर बन रहा हो, क्योंकि अभी उस तरीके से तो हमने सॉल्व कर लिया ना, अब इस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से करने में हमें रास्ते में मिला AB और BC बराबर हो गया है। तो जल्दबाजी में समद्विबाहु त्रिभुज पे टिक करके नहीं आ जाना है, ध्यान से CA भी निकाल लेना है। तो चलो CA निकालते हैं हम लोग। CA कहाँ है हमारा, CA के बीच की दूरी क्या आती है, तो फॉर्मूला वही लगेगा x1 - x2। तो A और C के लिए 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा, प्लस में -1 में से -7 घटाएंगे तो ये हमारा 6 आएगा। ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 36 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 52। 52 को हम जानते हैं कि 4 × 13 होता है, 4 × 13, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 √13। तो CA की जो बीच की दूरी आई है वो आई है 2 √13। तो अब इस तरह से हमें AB मालूम है, BC मालूम है और CA भी मालूम है। एक त्रिभुज के लिए हमें 3 भुजाएं मिल गई हैं, AB, BC और CA। जहाँ पे AB और BC बराबर हैं तो आपको शायद लग रहा हो कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये भी देना है कि आप कोई भी एक मेरे ही वीडियो वाले उसमें देखोगे ना आप लाइन में, तो एक चैलेंज मैंने छोटा सा दिया हुआ है जिसमें एक त्रिभुज बनाने के लिए बोला था। त्रिभुज का कंडीशन ये होता है कि किन्हीं 2 भुजाओं का जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और हम यहाँ पे इस भुजा और इस भुजा को जब जोड़ रहे हैं, √13 में √13 जोड़ेंगे तो आएगा 2 √13, और CA 2 √13 के बराबर है, जबकि इन दोनों को जोड़ने पे इससे बड़ा आना चाहिए था। तो इस वजह से ये त्रिभुज नहीं बन सकता। कहने का मतलब कि आप 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज को नहीं बना सकते। क्योंकि अगर मान लो कि आपने 2 सेंटीमीटर इधर खींच दिया और उसके बाद 4 सेंटीमीटर इधर खींच दिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कभी भी 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, और अगर मान लो आप इधर करोगे तो भी इन दोनों के बीच की दूरी कभी भी 2 सेंटीमीटर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का जो योगफल होता है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर 2 है तो इसको 3 कर दोगे तो ये त्रिभुज आपका बन जाएगा, अदरवाइज त्रिभुज ये नहीं बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा था समझा पाया हूँ। अगर मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और समझ में आओ तो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।